नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशंस। और आज के सेशंस को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर बोल रहा हूँ वो अभी चैनल को सब्सक्राइब ना करें। पहले वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे। और आज अपन क्या करेंगे, परसेंटेज के टाइप 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या टाइप 5 ना डाल के आप क्या करोगे, अभी से टाइप 4 पर ही चर्चा करेंगे। उसी से मिले जुले क्वेश्चंस करेंगे कि टाइप 4 में अभी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, पहले वो लाइक कर लें। और फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए पहला क्वेश्चन आज के सेशंस का आपके सामने क्वेश्चन है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए कमाता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए तथा उसका कार्य 16.66% कम कर दिया जाए तो उसके आय में क्या परिवर्तन होगा, आय में कितनी प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है, कंसेप्ट वही है। वो जो आय वाला क्वेश्चंस बताया था मैंने, आय वाला क्या, वो खर्चे वाला। खर्चा क्या होता है, मूल्य इंटू खपत। ये जो कंसेप्ट बताया था टाइप 4 में, इसी से जुड़े हुए हैं सारे कंसेप्ट। देखो उसने ये बोला है कि एक मजदूर क्या करता है, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए कमाता है। यानी कि 60 घंटे में क्या करता है, 2400 रुपए कमाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक घंटे में कितने रुपए कमाता है वो, जब 60 घंटे में 2400 रुपए कमाता है तो एक घंटे में कितने कमाएगा, 2400 बटे 60, यानी कि कितने रुपए कमाता है, 40 रुपए कमाता है एक घंटे में। मतलब 40 रुपए प्रति आवर वो कमाता है। यही बात है, यही बात है ना। अब उसने ये बोला है कि यदि उसका प्रति घंटे वेतन, यानी कि इस व्यक्ति का जो वेतन है, प्रति घंटे वेतन क्या कर दिया जाए, वेतन को प्रति घंटे क्या किया जा रहा है, 40% बढ़ा देते हैं। वेतन को 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 40 रुपए कमाता है वो अभी। अब प्रति घंटे क्या कर रहा है, 40% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 40 का 40% कितना हो जाएगा, यानी कि वेतन को 100 से कितना कर रहे हैं, 40% बढ़ाने का मतलब है 140 कर देते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 इंटू 4 कितना हो गया, 56। यानी कि वेतन पहले कितना था, 40, अब वेतन कितना हो गया, 56। यानी वेतन कितना बढ़ गया, 16 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है। फिर बोल रहा है तथा उसके काम करने के जो घंटे हैं उनको क्या कर दिया, 16.66% कम कर दिया। यानी कि जो काम करने के घंटे हैं, देखो पहले क्या कर रहा था, 60 घंटे काम करता था वो, ठीक है, क्योंकि प्रति आवर 40 रुपए कमा रहा है। तो देखो पहले 60 घंटे काम करता था, 2400 रुपए कमाता था। अब क्या कर रहा है, अब उसने बोला है कि अब वो क्या कर रहा है, 16.66% इसके टाइम को कम कर दिया। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही तो है 16 से 2/3। तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये है 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/6। यानी कि पहले क्या करता था, 60 घंटे काम करता था, अब काम के घंटे को कम कर दिया, यानी कि 60 का 1/6 क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि देखो कितना, 10 घंटे कम कर दिए। यानी कि यहां से वेतन कितना, ये जो घंटा है, टाइम है, इसमें से कितने घंटे कम कर दिए, 10 घंटे। तो कितने घंटे काम कर रहा है वो, 50 घंटे। अब देखो उसने पूछा ये आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अब देखो आय क्या होगी, किसी व्यक्ति की आय, कोई मजदूर किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी आय क्या होगी कि व्यक्ति कितने रुपए कमाता है कितने घंटे में। जैसे एक दिन में अगर वो 8 घंटे काम करता है, 40 रुपए कमाता है, तो एक दिन के कितने रुपए कमा रहा है, 320। यही तो बात है ना। तो पर डे का निकाल रहे हैं अपन। तो देखो वेतन कितना था पहले, 40 रुपए, 60 घंटे काम कर रहा है, तो देखो कितने रुपए कमा लिए उसने, 2400 रुपए। ये कब की बात है, जब ये बात नहीं बोली गई है। 60% 16.66% जो समय वो कम किया है,
और 40% क्या किया है, उसके वेतन में बढ़ोतरी करी। ये बात ना बोलने से पहले कितने रुपए कमाता था, 2400 रुपए, जो क्वेश्चंस में उसने ऑलरेडी दिया है आपको। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसमें 40% की बढ़ोतरी हो गई और समय क्या हो गया, 16.66% कम होने के बाद अब कितने रुपए कमा रहा है। अब देखो वेतन बढ़ा, काम कम हो गया। बात वही है, जब वेतन बढ़ेगा काम कम होगा तो रुपए ज्यादा कमाएगा। तो कितने रुपए कमा रहा है, देखो 0, जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे 56 से तो 0 हासिल 3, 25 और 3 28, यानी कि अब देखो कितनी बढ़ोतरी हो गई। प्रतिशत वृद्धि पूछा है आय में, तो आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो गई, 2400 से 2800 हो गए, मतलब 400 रुपए बढ़ गए। किससे बढ़े, 2400 से, इंटू 100। तो देखो 2 0 से 2 0, 4 से 6 बार, 100/6 का मतलब कितना है, 100/6 का क्या मतलब है दोस्तों, 16 पॉइंट, देखो 6 16 छिन्न में बचे 4, यानी कि 16 सही 2/3% क्या हो गया दोस्तों, उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन हो गया। बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर क्या आ गया, 16.66% बोलो, या 16.66 या 16 सही 2/3% आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को या तो ऐसे करो या इस क्वेश्चन को एक और टाइप से किया जा सकता है, तो मैं उस टाइप से भी आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा भी, लेकिन आप इसे पहले पूरा बिल्कुल बेसिक से जैसे मैंने बताया सेम ऐसे कैसे नोट कर लो। और अब चलते हैं इसको एक और तरीके से कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस किया है ना उसको इस तरह से करेंगे फ्रैक्शन से। देखो आय क्या होगी व्यक्ति की, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग व्यक्ति की आय क्या है कि व्यक्ति कितने रुपए कमाता है, वेतन इंटू समय, इन दोनों का मल्टीपल ही तो उस व्यक्ति की इनकम हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो भाई व्यक्ति 40 रुपए कमाता है प्रति घंटे, तो 1 घंटे में 40 रुपए कमा रहा है, तो यानी कि 40 इंटू 1 होवर, पर होवर 40 रुपए कमा रहा है। तो उसने ये बोला है 60 घंटे में वो कितने रुपए कमाता है, 2400 रुपए। इस लाइन को नेगलेक्ट कर दो थोड़ी देर। अब आगे देखो, पहले क्या करता था व्यक्ति, पहले क्या करता था, पहले उसने बोला है कि व्यक्ति क्या करता है, उसकी जो वेतन है, वेतन, इस वेतन में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो पहले जो वेतन था उसका वो कितना था, उसने बोला है कि व्यक्ति के वेतन में 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि 100 से कितना हो गया वेतन, 140। तो देखो 1 0 से 1 0, 7 और 5, यानी कि पहले वेतन कितना था, उसका वेतन था पहले 5, अब वेतन बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसको यहां न लिख के यहां लिखेंगे, क्योंकि मैंने इस लाइन में लिखा है ना। तो पहले वेतन क्या था उसका 5, बाद में उसका वेतन बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, 5 से 7 हो गया। ठीक है, समय के लिए क्या बोला है उसने, समय में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, समय में 16.66% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। अब 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आपको अभी बताया था मैंने, 16.66 की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 16 से 2/3, तो देखो 3 16 48, तो 50/300 मतलब 1/6, तो 1/6। अब कमी हुई है, इसका मतलब पहले क्या था, 6 घंटे काम करता था, अब 1 घंटे की बढ़ो कमी हो गई, यानी कि अब कितने घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे। यही बात है। अब देखो पहले 5 रुपए कमाता था 6 घंटे में, अब 7 रुपए कमा रहा है 5 घंटे में, यानी कि समय में कमी हुई है और वेतन में बढ़ोतरी हुई है। तो अब उसने ये बोला है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखो अब देखो वेतन इंटू समय क्या होगी, व्यक्ति क्या है, तो पहले व्यक्ति का वेतन इंटू समय, यानी कि पहले कितने रुपए कमाता था, 30, अब कितने कमा रहा है, 35। तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ा, किससे बढ़ा, 30 से, इंटू 100। तो देखो 5 से कट जाएगा 6 बार, 100/6 का मतलब क्या है दोस्तों, वही आ गया 16 सही 2/3% क्या आ गया, उसका आय में प्रतिशत वृद्धि आ गई। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने दोनों फंडों से बताया, यहाँ पे आपको वो जो 2400 रुपए 60 घंटे में कमा रहा है उस लाइन का कोई काम में नहीं आया, कहीं पे भी देख लो आप चाहे तो, बस 2 फ्रैक्शन जो कम ज्यादा दिया है उसी से आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया।
तो बहुत ही ज्यादा डिटेल से मैंने समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे लेके एक बार दोबारा से देख लेना। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके डाउट पे अपन चर्चा कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन के सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन है दीपक की आय में पहले 25% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी की गई। ठीक है, किसकी आय में? दीपक की आय में। फिर बोल रहा है दीपक की जो परिणामी आय है, यानी कि 2 बार जो भी किया है उसने, एक बार कम और एक बार ज्यादा, ये जो निकल कर आएगा ये किसके बराबर दिया है? दीपक की परिणामी आय राकेश की परिणामी आय के समान है। ठीक है, तो उसने ये बोला है जिसमें जो दीपक की परिणामी आय है वो राकेश की परिणामी आय के समान है, जिसमें यानी कि राकेश, जिसमें पहले 25% की कमी की गई तथा बाद में 20% की वृद्धि की गई। तो राकेश और दीपक की आय का अनुपात क्या है? यानी कि दोनों की आय जो है उसने बराबर दी है, लेकिन परसेंटेज का जो अंतर है कम ज्यादा वो अलग अलग दिया है। अब उसने दीपक के लिए बोला है, देखो तो आप क्या करोगे, उसने बोला है दीपक की जो परिणामी आय है वो राकेश की परिणामी आय की क्या है? बराबर है। अब देखो जो दीपक है इसकी आय में क्या किया है उसने बोला है दीपक की आय में 25% की वृद्धि करी है, यानी कि 100 से कितनी कर दी? 25। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है तथा बाद में इसमें 20% की कमी की गई, यानी कि पहले 100 से 125 करी, फिर 20% की कमी कर दी, कितनी रह गई? 80। ये जो है ये किसके बराबर बोला है? ये जो परिणामी आय है ये राकेश की परिणामी आय के समान है, जिसमें यानी कि राकेश की आय में पहले क्या किया है उसने? 25% की वृद्धि, 25% की कमी करी है तथा बाद में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि 100 से 120 कर दी। जैसा क्वेश्चंस ने बोला दोस्तों सेम वैसा का वैसा किया है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब देखो खटाक से फटाक से झटाक से आंसर आएगा। देखो ये 200 से 200 कट जाएंगे, नीचे के 100। ठीक है, अब ये 25 से कटेगा 5 बार, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 20 से कटेगा 4 बार, ये 20 से कटेगा 6 बार। और कुछ कट रहा है क्या? ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार। तो देखो 5D बराबर 9R। अब उसमें क्वेश्चंस में जो पूछा है उसी से रेशियो निकालना है। उसने क्वेश्चंस में ये पूछा है 5 इंटू 2, यहाँ कितने होंगे? 2 रह गया ना, 5 इंटू 2 10D। अब उसने ये पूछा है तो राकेश और दीपक की आय का अनुपात, यानी कि राकेश और दीपक की आय का अनुपात पूछा है। तो आपको पता है ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है इस टाइप से, तो मैंने बोला है जो जिसके साथ है वो उसका रिश्ते में कुछ भी नहीं लगता, यानी कि उसका दूर का रिश्तेदार जो है वो ही अपना है। यानी कि R का मान कितना होगा? यहाँ पे R अनुपात D निकालना है। तो देखो R का मान तो कितना होगा? 10। दीपक का अनुपात कितना होगा? 9। यानी कि जो दूर का रिश्तेदार है वो उसका पड़ोसी है। बस इसको याद रखने का तरीका यही है। तो उसने ये पूछा है तो राकेश और दीपक की आय का अनुपात क्या है? 10:9। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त शानदार जानदार क्वेश्चन था। तो अब आप वीडियो को लाइक करें, जितने ज्यादा लाइक करेंगे उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये सेशंस आपके परसेंटेज टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और चलते हैं आज के सेशंस के अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, और अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है। ठीक है ना, तो टाइप चेंज कर देते हैं अपन, टाइप नंबर 5। और क्वेश्चन से बहुत ही घुमावा वाला, कौन सा क्वेश्चन? घुमा हुआ लाइन, जिसमें आपको बस क्वेश्चंस को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। मैंने हमेशा बोला है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया वही मैथ्स का जादूगर है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं खुद मैथ्स का जादूगर हूँ। मैथ्स का जादूगर वही है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकता है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, और अधिकतर यही बीमारी होती है बच्चों की। किसी को भी ले लो, XYZ क्या करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ा, पहली लाइन पढ़ते क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये पता नहीं है कि वो कहना क्या चाहता है। बात मैथमेटिक्स की नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को देख लो। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, तो वो क्या करते हैं, इस लाइन पे तुम्हारे क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव, और जो तुम्हारा दूसरा हाथ है ना दोस्तों, ये कहाँ रहता है हमेशा? उस आंसर की के पेज वाले जो पेज रहता है आंसर का, वहां नीचे रखते हैं। इधर क्वेश्चंस पढ़ा,
4 ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आंसर देख लेते हैं कि क्या आएगा। ऑप्शन नंबर सी, बस वो 3 ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, पहले ही ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेंगे। 100% प्योरली ये बात सत्य है। ये जो घटना हो रही है ना, ये सभी के साथ होती है, हकीकत यही है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दे कि वाकई में ऐसे ही करते हो आप। इधर आंसर की के नीचे आपने हाथ रखा, क्वेश्चंस पढ़ा और फट से देख लिया ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। भाई दिमाग पे जोर तो डालो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर क्यों है, जबकि एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेंड करने का तरीका क्या रहना चाहिए कि 3 क्वेश्चंस जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो उसने दिए हैं उसमें से आप 3 ऑप्शन को गलत करो, बचेगा कौन? सही वाला। हमेशा रिवर्स चलोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे और अपने आप को उल्लू सीधा समझोगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। हकीकत यही है। मेरी बात को अच्छे से समझना। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को करने में 30 सेकंड लगाते हो, इससे बढ़िया है क्वेश्चंस को पढ़ने में 30 सेकंड लगा दो, पर करो उसको 5 सेकंड में कर दो आप। मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने ये अप्रोच लगा ली एग्जाम में, सक्सेस उसी के कदम चूमेगी। बाकी कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, पढ़ने वाला 18 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है। 4 घंटे वाला इसीलिए सक्सेस है क्योंकि वो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन पहले गलत करता है, तो अपने आप जो लास्ट ऑप्शन है वो क्वेश्चन का आंसर बच जाता है। और अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पहले आंसर ढूंढते हैं पर ये नहीं ढूंढते कि ये 3 जो है वो गलत क्यों है। तो आपको गलती ढूंढनी है तो सही चीज अपने आप बच जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल बात बता रहा हूं दोस्तों, इस आपके कंपटीशन के लिए कोई सा भी कंपटीशन दे लेना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम ले लो लेकिन करने में टाइम नहीं लेंगे। यही मेरा कंसेप्ट है, तो मैं आपको इसीलिए डिटेल से समझाता हूं। करने में तो मैं क्वेश्चंस को 10 से 20 सेकंड में आपको करवा सकता हूं, लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा वो तो मेरे को आता ही है। मैं तो आपको पढ़ाने आया हूं, मैं खुद पढ़ने थोड़े आया हूं। तो मेरी बात को अच्छे से समझना। क्वेश्चन 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन करो उसको 5 सेकंड में दो। और मैं आपको समझाता हूं 5 के बजाय 50 सेकंड में क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो वीडियो को देख रहा है उस प्रत्येक बच्चे को बराबर प्रॉपर चीज समझ में आनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाना तो हमारा फर्ज है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा, तो पढ़ाना बेकार है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से आपके सामने, एक बाजार सर्वेक्षण में 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना जबकि 60% लोगों ने उत्पाद बी चुना। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि उत्पाद बी और जो अनिश्चित व्यक्ति थे उनमें 720 लोगों का अंतर है, यानी कि जो व्यक्ति निश्चित नहीं है और जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है उनकी संख्या कितनी दे रखी है, उनका अंतर कितना है। 720 लोग थे, उनके बीच में जो रेशियो है उनका अंतर 720 लोगों का है। तो सर्वेक्षण में कितने लोग हैं, अब आपको पता नहीं है कि उस सर्वेक्षण में व्यक्ति कितने थे, और उसने क्वेश्चन में जो बोला है उसको तो देखो। उसने ये बोला है कि एक बाजार सर्वेक्षण था जिसमें उत्पाद ए, कोई भी वस्तु है, कोई भी उत्पाद ए चुना। कितने प्रतिशत लोगों ने उत्पाद ए को चुना है? 20% लोगों ने उत्पाद ए चुना है तथा 60% लोगों ने बी, उत्पाद बी को कितने लोगों ने चुना है? 60% लोगों ने उत्पाद बी को चुना। ये बात उसने बोली है। आगे बोल रहा है बाकी लोग अनिश्चित थे, जो अनिश्चित थे उनका पता नहीं है उन्होंने कितना क्या चुना। लेकिन देखो 60 ने क्या चुन लिया? उत्पाद बी। 20% ने उत्पाद ए चुना है, तो अनिश्चित कितने हो गए भैया? 100% होता है अपने आप में, कोई भी चीज हो, वो कोई भी उत्पाद वस्तु कोई भी हो, 100% है, जिसमें से 60% बी है, 20% ए है, तो अनिश्चित कितने हो गए? अनिश्चित व्यक्ति कितने हो गए? 100 में से कितना घटा दोगे आप? 60 और 20 80, यानी कि ए और बी चुनने वाले जब 80% निकल गए तो जो अनिश्चित है वो कितने होंगे? 20% की तो रहेंगे अनिश्चित व्यक्ति। अब आगे उसने ये बोला है कि जो अनिश्चित व्यक्ति थे, यानी कि जो 20% थे और उत्पाद बी को चुनने वाले, यानी कि उत्पाद बी वाले, इन दोनों का अंतर कितना दिया है उसने? 780। तो देखो 20% माइनस उत्पाद बी को चुनने वाले कितने? 60%। अब देखो इसको मैंने आगे पीछे लिखा है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे आप -40 लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 60 में से 20 ही घटाना है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी। तो देखो
60 में से 20 घटाओगे, या आप तो ऐसा करो, इसको ऐसे ही लिख लो, वरना बाद में मेरे माथे आ जाओ आप। तो 60 माइनस 20%, तो देखो 60 में से 20 घटाओगे तो 40% का मान कितना आ गया, 780। और मैंने पहले ही बोला है, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो उसने पूछा है, तो उसने ये पूछा है कि सर्वेक्षण में कितने व्यक्ति थे, यानी व्यक्ति अपने आप में 100% है, तो आपको 100% का मान निकालना है। तो यहां से 1% का मान कितना आएगा, 780/40। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 780/40 इंटू 100। तो देखो 1 0 से 1 0, 4 से कट जाएगा, कितनी बार, एक बार, बचा कितना 3, 9 बार, बचे कितने 2, 1950 व्यक्ति। देखो डिवाइड करके देखो अच्छे से, यहां करके देखता हूं, 780 इंटू 100/40, 780 थे ना, 720, सॉरी संख्या गलत लिख दी मैंने, ये 780 नहीं है, 720 है। क्वेश्चन कितने व्यक्ति है, 720 व्यक्ति है, 720। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 40% 720 है, तो 100% कितना आ जाएगा दोस्तों, 720/40 इंटू 100। तो देखो 1 0 से 1 0, 4 से कट जाएगा, ये 18 बार, 4 18 72, तो 1800 व्यक्ति थे उस सर्वेक्षण में, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लॉजिकल। मैंने क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं किया है, आपको भी पता है। उसने बोला है ए उत्पाद को चुनने वाले 20% है, उत्पाद बी को 60% चुन रहे हैं, और अपने आप में 100% है, तो बचे 20%, 100 में से घटाओगे 80। तो 20% ऐसे व्यक्ति जो अनिश्चित है, पता नहीं है उन्होंने कौन सा उत्पाद चुना है, ठीक है। फिर उसने ये बोला है कि अनिश्चित व्यक्ति तथा उत्पाद बी को चुनने वाले हैं, उनका अंतर कितना है, 720। तो 60 और 20% का अंतर 720 है, तो 100% कितने हो गए, 1800। 10 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको समझाने के लिए ही टाइम लिया जा रहा है, क्योंकि आपको समझ में आएगा तभी पढ़ाने में मजा आएगा, और मजा आएगा तो आप वीडियो को लाइक करोगे। जिन्होंने नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ऐसा क्वेश्चन जिसको देखने के बाद आप अलग ही तरीके की फीलिंग महसूस करोगे। कहने का मतलब है, ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस। बस क्वेश्चंस को जिसने समझ लिया उसने तो जन्नत पा ली। कहने का मतलब, जो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेगा वही क्वेश्चंस को कर पाएगा, और जो घास चढ़ेगा, जो पहली लाइन पढ़ते ही क्वेश्चंस करने लग जाएगा, वो बीच में डामाडोल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। क्या मतलब समझे इस लाइन का, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं, कहने का मतलब एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीट, यानी कि एक डिब्बे में यदि 10 सीट है, यानी कि ट्रेन के एक डिब्बे में 10 सीट है, तो उसने बोला है एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीट, यानी कि ट्रेन की क्षमता क्या हो जाएगी, डिब्बों, एक ट्रेन में जितने डिब्बे हैं तो उसमें कितनी सीटें हो गई, एक डिब्बे में 10 सीटें, यानी कि ट्रेन की क्षमता 100 हो गई। यही बात समझे, यानी कि जितने डिब्बे हैं उतनी सीटें हैं। अगर 100 डिब्बे हैं तो उस एक ही डिब्बे में 100 सीटें हैं। कहने का मतलब, बात समझ में आई। पहली लाइन का मतलब यही है। बस जिसने इस लाइन को समझ लिया, आगे क्वेश्चन आराम से होगा। आगे बोला है उसने, एक डिब्बे में 20 व्यक्ति है, जो कि उसकी क्षमता का 71 से 3/7% है, ठीक है। आगे बोल रहा है, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहे, ठीक है। अब देखो, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट, यानी कि यदि ट्रेन में 8 डिब्बे हैं, ट्रेन में यदि मैं कह दूं 8 डिब्बे हैं, तो जितने डिब्बे हैं उतनी ही क्या है, सीटें हैं। तो यूं कह सकता हूं कि ट्रेन की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, ट्रेन की कैपेसिटी 64 हो गई, 64, यानी कि उस ट्रेन में टोटल 64 जने बैठ सकते हैं। यही बात है, ये समझाने के लिए बताया मैंने, ऐसा कुछ करना नहीं है आपको भी। अब आगे उसने ये बोला है, आगे क्या बोला है क्वेश्चंस में, आगे बोला है एक डिब्बे में 20 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता का, ट्रेन की कैपेसिटी का, एक डिब्बे में कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है, जो ट्रेन की क्षमता का कितने हैं, 71 सही
3/7। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, कैसे निकालोगे, देखो कैपेसिटी का 71 से ही 3/7 का मतलब है, देखो नहीं याद है ना, टेबल नहीं याद है फिर भी कर सकते हो। देखो पहले इसको सोल्व आउट करो, 7 और 7 7 49, यानी कि 497 और 3 कितना हो गया 500/700, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5/7। तो ट्रेन की कैपेसिटी कितनी हो गई, 5 से काट दो 4 बार, यानी कि ट्रेन की कैपेसिटी मतलब ट्रेन की क्षमता कितनी हो गई दोस्तों 7 × 4 28, ये ट्रेन की क्षमता हो गई। ठीक है, अब उसने ये बोला है ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की सीट, यानी कि ये जो ट्रेन की क्षमता है इतनी इसमें सीटें हैं, एक डिब्बे की कैपेसिटी है कि उसमें 28 सीटें हैं, और उसने ये भी तो बोला है अभी जो मैंने बोला था कि जितने डिब्बे हैं उतनी ही क्या है सीटें, और ये क्या है ये मिलाकर ही तो ट्रेन की कैपेसिटी होगी दोस्तों, यही तो होगी। तो ये क्षमता जो 28 है इसको अभी आप क्या करोगे, ट्रेन के इस 28 को एक बार फिर 28 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बोला है ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी सीट। तो कितने हो गए 28 का स्क्वायर कैसे करोगे, अब देखो स्क्वायर करना मैंने बता रखा है, ट्रिक बताई थी मैंने कि पहले क्या करो 2 × 8 × 2 32, फिर इसका स्क्वायर कर लो 4, फिर इसका स्क्वायर कर लो 64, एक संख्या छोड़ के इनको जोड़ दो तो देखो 4 8 7, तो ये क्या आ गई उस ट्रेन की पूरी कैपेसिटी 784 है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेन की कैपेसिटी कितनी आ गई 784। अब लास्ट लाइन में उसने ये बोला है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 25% स्थान हमेशा खाली रहता है, यानी कि जो 784 है, जो 784 है इसमें से 25% स्थान खाली रहना चाहिए, उसके बाद 75% स्थान भरा रहना चाहिए। भाई खाली कितना रहना चाहिए, उसने क्वेश्चंस में बोला है ट्रेन में खाली स्थान रहना चाहिए 25%, तो भरा कितना रहना चाहिए 75%, यानी कि जो उसने पूछा है कि अधिकतम यात्री जो बैठेंगे वो 75% स्थान में ही बैठेंगे, 25% खाली छोड़ना है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/4। तो ट्रेन की क्षमता अधिकतम यात्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, अधिकतम यात्री कितने होंगे 784, जो उसकी कैपेसिटी है उसका 75% ही बैठेंगे, क्योंकि 25% तो खाली छोड़ना है। तो इसका 75% का मतलब है 3/4, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 4 से काटो एक बार बचे 3, 9 बार बचे 2, 6 बार इंटू 3, तो कितना हो गया 6 3 18 हासिल 1 9 27 28 हासिल 2, 3 और 2 5, 588 व्यक्ति उस ट्रेन में बैठेंगे, यानी कि 75% व्यक्ति उस ट्रेन में बैठेंगे। और यदि ये पूछता कि अधिकतम व्यक्तियों, नहीं ये पूछता कि यदि 588 व्यक्ति उसमें बैठ रहे हैं तो कितना स्थान खाली रहेगा 25%, तो ये तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब ये पूछे कि कितने व्यक्ति अभी भी ट्रेन में नहीं बैठे हैं और बैठ सकते हैं, ये बैठने के बाद भी बैठ सकते हैं, तो इनका डिफरेंस देखो अब कितने व्यक्ति बच रहे हैं, वो 25% स्थान के लिए पर्याप्त है, मतलब और 25% व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है, उसने जो पूछा है वही करना है। मैं एडवांस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आपसे पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए, यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर वो कुछ भी पूछे आप हर चीज का जवाब दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशंस बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में। प्रॉपर नोट्स बनाइए, लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, सेशंस में अंत तक जुड़े रहें। यदि आपको सेशंस अच्छा लगता है दोस्तों तो दिल से लाइक करिए और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने वीडियो को स्किप किया होगा ना तो आप बहुत पछताओगे एग्जाम में। ठीक है ना दोस्तों, तो अब क्या करेंगे अपन 2 या 5 मिनट आप और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करने हैं बिल्कुल बेसिक से, जो मैंने बेसिक बताया था स्टार्टिंग में। यदि बच्चों का वो स्ट्रॉन्ग है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से करोगे। और छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं
देखिए दोस्तों, अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, और आपको कुछ भी नहीं करना, सक्सेसिव मेथड या 2 स्टेप मेथड से हर क्वेश्चन के आंसर देने। एक बार बढ़ाएगा, एक बार घटाएगा। ठीक है, कैसे आते हैं इनकी प्रैक्टिस करते हैं केवल 5 मिनट में जबरदस्त तरीके से। देखिए क्वेश्चन से, एक किताब का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। एक किताब का मूल्य पहले 25% बढ़ा दिया जाता है और बाद में फिर से उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, तो किताब की कीमत में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो, मैंने एक मेथड बताया था 2 स्टेप मेथड या सक्सेसिव मेथड। उसमें क्या किया था, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, तो ऐसे लिखते थे ना, +x + y ±xy/100। यानी कि जब एक बार कमी वृद्धि बोले तो इस टाइप से कर सकते हैं। उसने बोला एक किताब के मूल्य में पहले क्या करते हैं, 25% की बढ़ोतरी करते हैं, फिर 20% घटा देते हैं, तो उसके जो मूल कीमत है किताब की, उसमें क्या परिवर्तन होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -25 × 20/100। देखो बहुत शानदार ट्रिक है। 25 में से 20 घटाओगे तो 5 - 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो देखो 25 में से 20 घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 - 25 × 20, 25 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा ये 5 बार, तो 5 - 5 यानी कि 0%। पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन गलत नहीं है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि 0% आया, भाई उसने यही तो बोला है कि एक किताब का मूल्य पहले 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है। तो 25% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, तो किताब के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देख लो, 25% बढ़ाया, 20% घटाया, तो प्लस माइनस माइनस 25 × 20। तो देखो 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 तो बचेगा, -25 × 20/100। तो देखो 25 × 20, यहां पे कुछ गड़बड़ करिए काटने में। देखो 25 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है, 4 से कटेगा ये 5 बार, 0%। यानी कि क्वेश्चन का आंसर यही आ रहा है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, लॉजिक क्या है, कंफ्यूज हो रहे हैं। लॉजिक यही है कि उस किताब के मूल्य में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले 25% बढ़ाया फिर 20% घटाया, किताब के मूल्य में कोई भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का लास्ट और कल जो बताया था सेम वैसा ही क्वेश्चन, कल का जो सेशन था उसमें लास्ट क्वेश्चन बताया था मैंने, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था, और उसी क्वेश्चन को आज मैं फिर बताता हूँ, सेम वैसा ही क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सभी का ये क्वेश्चन जो है इस सेशन का लास्ट सेशन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद वीडियो को छोड़ के जाने से पहले अपनी एक नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, ताकि अगला वीडियो आपके लिए बिना किसी सूचना के नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाए। बेल आइकन को दबाए, ऑल वाले बटन पर क्लिक करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि की होगी कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने की, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने की, कि कैसे निकालते हैं, प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं। प्रतिशत परिवर्तन शॉर्ट ट्रिक क्या थी, पहले ट्रिक देख लो। प्रतिशत वृद्धि कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि कमी, जो उसने बोला है वृद्धि या कमी। तो देखो उसने बोला है वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो कितने की हुई है, 20% की कमी हुई है। तो 100 में से माइनस करोगे 20 × 100। ये वाली ट्रिक बताइए, मैंने तो एक लाइन में आंसर आ रहा है। देखो 20 बटे कितने लिखोगे, 100 में से 20 घटाओगे 80 × 100, 20 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार। तो वस्तु के खर्च में, खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया दोस्तों,
25% का परिवर्तन हो गया। बहुत शानदार ट्रिक है। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिना किसी देरी के अपने अंतरात्मा से आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।